नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की बढ़ती ताकत के आगे इंडिया गठबंधन के नेता झुकते हुए नजर आ रहे हैं, या उनको ये एहसास हो चला है कि बिना राहुल गांधी इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, दिल्ली चुनाव से पहले ये बात लगातार कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की कमान जो है वो ममता बनर्जी को सौंप दी जाए। केजरीवाल भी इसकी हिमायत करते हुए नजर आ रहे थे और लग ही रहा था कि अगर दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत जाती तो फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति कुछ और नजर आती। भले ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी दिल्ली में बहुत कुछ कमाल ना कर पाई हो, लेकिन इस ताकत का एहसास जरूर हो गया है कि वो जीत नहीं, हरा तो जरूर सकती है। और ऐसे में राहुल गांधी जिन तमाम चीजों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो सरकार को चौतरफा हर मुद्दे पर घेरते हैं, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, जातिगत जनगणना, जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की जो वो बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हैं वो उनके आगे, मैं ये तो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी झुकते हुए, लेकिन उनकी ताकत को तस्लीम करते हुए, कबूल करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कि मैं ये क्यों कह रही हूं ये मैं आपको बताऊंगी और वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगी जिसके बिना पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको याद होगा, हाल ही में कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। कई जो अध्यक्ष हैं राज्यों के, वो नए बनाए गए हैं, कई की छुट्टी की गई है, कई नए महासचिव जो है वो अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं। और उसमें भी आप ये देखिए कि जो बात लगातार राहुल गांधी करते रहे कि किस तरह से जातिगत जनगणना या सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की उन्होंने बात की, उसकी झलक हमें उसमें नजर आई। और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, उसमें कथनी और करनी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब वो ब्राह्मणों वाली पार्टी नहीं, बल्कि उसमें ओबीसी को शामिल किया गया है। जो बदलाव किए गए हैं, सबसे बड़ा नंबर उनका है। दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, यानी कि सबको सम्मिलित किया गया है और ऐसा करके एक कड़ा और बड़ा मैसेज दिया है। दिल्ली के बाद अब बिहार की तैयारी में राहुल गांधी कमर कस के लग गए हैं और यही वजह है कि बड़े बदलाव तो किए गए हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि और भी नए बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं मैं आपको बयान सुनाऊंगी अखिलेश यादव का, जो इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने दिया है। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि इस ही साल में नवंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, उस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। तब भी कहा जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। कई तरह की खबरें मीडिया के एक धड़े में चलाई गई, लेकिन तब भी बैरंग लौट गए थे नीतीश कुमार और उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। फिर अमित शाह को पटना जाना था, लेकिन वो दौरा भी नहीं हुआ। अब फिर से नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं। अभी बजट सत्र में जो एक पहला हिस्सा है वो खत्म हो चुका है, दूसरे हिस्से की शुरुआत 10 मार्च से होनी है और बताया जा रहा है कि वक्फ बिल उसमें पेश किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट जो है वक्फ बिल को लेकर वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश की गई है। नीतीश कुमार ने पहले इसको लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जेपीसी में इसको भेज दिया गया था। ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार, यूं तो कहा गया कि किसी निजी कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने का वक्त मांगा था और आज शाम उन्हें वापस पटना लौटना था, लेकिन आज ही वो सुबह में ही पटना वापस लौट गए। और इसको लेकर तरह तरह की अब खबरें कही जा रही, कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये डर है कि जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है उनसे छिटक ना जाए। इसको वक्फ बिल को लेकर वो नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाहते थे, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया, उनसे नहीं मिले। तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी की ताकत जो है उसको इंडिया गठबंधन के नेता बखूबी समझते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। उससे पहले आपने महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और किस तरह की फूट की खबरें हैं वो आपने सुनी। और अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आंखें दिखा रही है, क्या वाकई में वो ऐसा कर सकती है? क्योंकि बिहार में चुनाव है। इससे पहले
लगातार नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता रहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये कहा गया, लेकिन ये भी कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये सपना था कि अपने बलबूते सरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी बनाए। और फिर उसके बाद अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा, यानी कि साफ साफ ये बता दिया गया कि अगर मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन एनडीए एक साथ चुनाव वहां लड़ता भी है, तो ये बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार बेचैन है, बेकरार हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो किधर जाएं, क्योंकि अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल सियासत कर रही है वो उनको उस तरह से सूट नहीं करती। हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का सिलसिला लगातार जिस तरह से जारी है, और अब उनको ये लग रहा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं, और जो वो बार्गेनिंग करना चाहते हैं नीतीश कुमार, जहां वो चाहते हैं कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में न सिर्फ चुनाव लड़ें, बल्कि नीतीश कुमार अगर एनडीए जीत जाता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ये मौका देने जा रही है। तो क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर वो इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे, या वो एकला चलो की राजनीति का इख्तियार करेंगे? इस सब को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी अखिलेश यादव का वो बयान, जहां उन्होंने कांग्रेस का के इतिहास से लेकर इंडिया गठबंधन की मजबूती से लेकर तमाम तरह की बातें कांग्रेस को लेकर, वो सब कुछ जो उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी को बढ़ा सकता है। सुनिए आप जरा अखिलेश यादव का ये बयान। उन्होंने कहा, हम लोगों ने जब पूछा गठबंधन को लेकर, आपने अलग किया दिल्ली में, तो वो कह रहे थे हमारी वोट प्रतिशत बढ़ा है दिल्ली में, हम अकेले लड़ेंगे, हम आगे तैयारी। देखिए, कौन अकेले लड़ेगा, कौन साथ लड़ेगा, इंडिया गठबंधन रहेगा नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत ही इमोशनल जगह यहाँ है। किसी जमाने में आपको पता होगा एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। वो कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी 1857। एओ ह्यूम कैसे भाग के गए वो कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर इटावा में तमाम वो बिल्डिंग है, उनका घर, तहसील, आपका कोतवाली या स्कूल उन्हीं के अक्षरों से बना हुआ, ह्यूम के अक्षरों से बना है। तो ये इतिहास बहुत पुराना है। इंडिया गठबंधन रहेगा, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हार से सीखना चाहिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का रुतबा बना था, हवा बनी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद थोड़ा बहुत रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तब तक आते आते रफ्तार इंडिया गठबंधन की बहुत बढ़ जाएगी। 27 में इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी। वित्तीय सीएम का ये भी कहना है। तो आपने सुन लिया अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव ने एक बार नहीं कई बार ये कहा। 2027 तक की उन्होंने बात कर दी। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है कि वहां पर भी हम मिलकर लड़ेंगे। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे किस तरह के तेवर अखिलेश यादव ने दिखाए थे। इसके अलावा भी एक वक्त पर हम अखिलेश यादव के तेवर कांग्रेस को लेकर देखते रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि दिल्ली से सबक लेते हुए अखिलेश यादव अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन एकजुट है। आपको यह भी बताना जरूरी है कि अभी की अगर हम बात करते हैं इस साल की, अब बिहार में चुनाव है जो कि हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और एक बैसाखी जिसके भरोसे सरकार यहाँ टिकी हुई है नरेंद्र मोदी की, वो है नीतीश कुमार, और वो किसी भी वक्त कुछ भी फैसला ले सकते हैं। तो इस साल का ये चुनाव और 2027 में आने वाले 5 चुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ आसाम से लेकर 3 और राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह से अपने संगठनात्मक बदलाव कर रही है, अपनी गलतियों से सबक ले रही है, सीख रही है, उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो ही रहा है। और उसकी एक बानगी आपने अखिलेश यादव के इस बयान में सुन ली। लेकिन वहीं एनडीए में किस तरह से दो फाड़ नजर आ रहे हैं, उसकी बानगी भी आपने देख ली कि बिहार के का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि नीतीश कुमार, वो दिल्ली एक बार नहीं 2 बार आए हैं, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं की है। और ऐसा
चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू आते हैं, पूरे अपने लाव लश्कर के साथ एक फहरिस्त लेकर आते हैं अपनी मांगों की, और उन मांगों को सामने रखा जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि उन तमाम मांगों को मान लिया जाता है, लेकिन मुलाकातें ना हो, अमित शाह ना मिले, प्रधानमंत्री ना मिले, ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पड़ताल हम जरूर करेंगे। और क्या राहुल की बढ़ती ताकत से इंडिया गठबंधन झुक रहा है? जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, दलों को ये समझ में आ गया है कि बिना कांग्रेस वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बिना कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। दो खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ हैं। डॉक्टर सुनीलम है, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विवेक देशपांडे जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनीलम जी, शुरुआत में आपसे करूं। अखिलेश यादव की बाइट आपने सुनी, और ये तब है जब हरियाणा में सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, महाराष्ट्र में नहीं मिली, और दिल्ली में भी वो बुरी तरीके से हारी। उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के इतिहास बताने से लेकर इंडिया गठबंधन की मजबूती, और ये भी कह रहे हो कि 2027 में मिलकर लड़ेंगे और एक साथ हैं, एकजुट हैं, और फिर से वो ऊर्जा वापस आएगी, आखिर इसकी वजह क्या आप देखते हैं? क्या ये रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी के बगैर, या राहुल गांधी की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से मुद्दों पर टिकी वो सियासत कर रहे हैं, संसद के बाहर, संसद के अंदर, जिस तरह से वो बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट जो होता है, उस सब को समझ रहे हैं बाकी दल भी इंडिया गठबंधन के? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। पहली बात तो ये है कि लोग राजनीति अपनी दम पर करते हैं, कोई किसी की दम पर राजनीति करता नहीं है। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस को सुधार रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं उसके अनुरूप जो है, जैसा आपने बताया, संगठन को वो ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष तो अभी खड़गे जी हैं, टीम जो है वो राहुल जी की है। ये बात भी एकदम स्पष्ट तौर पर सभी को दिखलाई पड़ रही है। तो मामला कि कुछ राहुल जी की बहुत ताकत बढ़ गई है, कांग्रेस की बहुत ताकत दिखलाई देने लगी है, और इसलिए अखिलेश यादव जो है जिस तरीके के भाव से बोल रहे हैं, मुझे नहीं ये लगता है ऐसा। मेरे को एकदम स्पष्ट तौर पे लगता है समाजवादी पार्टी की लाइन एकदम शुरू से एक जैसी है, और वो शुरू से एक जैसी ये है कि देश में लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है तो आपको इंडिया गठबंधन को रखने की जरूरत है, और इंडिया गठबंधन माइनस कांग्रेस नहीं हो सकता। तो आप अगर मुझे कोई भी ऐसा बयान बताएं, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेके आज तक, जब अखिलेश यादव जो है उन्होंने ये कहा हो कि इंडिया गठबंधन माइनस कांग्रेस। अब सवाल ये है कि जो लोग, जो कोटरी के लोग हैं, जो लोग आसपास रहने वाले लोग हैं, अब अगर वो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करते हैं कि नहीं वो तो डर गए अखिलेश यादव और उनको तो पैरों के अंदर आ गए और अब उनको तो जरूरत पड़ गई है कांग्रेस पार्टी की, ऐसा नहीं है। वो एक शुरू से कन्विंस्ड हैं इंडिया गठबंधन के बारे में, उसकी नेसेसिटी के बारे में, कांग्रेस के जो है सबसे बड़ी देश की पार्टी है उसके रोल के बारे में। उसके अंदर मुझे लगता है कि एकदम स्पष्टता है अखिलेश यादव के दिमाग में, समाजवादी पार्टी के दिमाग में। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती तो क्या अखिलेश यादव का कोई दूसरा बयान होता? नहीं होता है ना, क्योंकि उससे सरकार बने या ना बने, मतलब नहीं बनी हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र में नहीं बनी, उससे सबक सीखना चाहिए। ये बात जो है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सबक तो राहुल गांधी जो है उन्होंने सीखा है, तभी तो उन्होंने संगठन के अंदर तब्दीली करने का काम किया है ना। मैं तो चाहूंगा कि नाना पटोले जी को क्यों हराया, यहाँ पर जो बताने का काम वो करेंगे, क्योंकि नाना पटोले जो है उन्होंने ही तो कांग्रेस को पूरी तरीके से, उन्हीं के नेतृत्व में तो कांग्रेस लड़ रही थी। फिर ऐसा क्या कारण हुआ जो हटाया? कुल मिलाकर के वो अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, या हरियाणा जो भी कहीं पर भी वो चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस ये है कि हम बेटर ढंग से हम मुकाबला कर सकें भारतीय जनता पार्टी का, या हम एनडीए का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकें। तो उसके लिए वो कांग्रेस पार्टी को अपने तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भी दिमाग में एकदम साफ है कि भविष्य
जो है उसमें इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखना है, इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे चलना है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इंडिया गठबंधन के बनने के बाद आज तक अखिलेश यादव का आप कोई भी ऐसा बयान नहीं बता सकते जो इंडिया या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो या इंडिया गठबंधन माइनस कांग्रेस हो सकती है। ऐसे ही मैं आपसे कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने भी कभी जो है किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, किसी को आइसोलेट करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने भी सबको जो है साथ लेके चलने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केमिस्ट्री इंडिया गठबंधन के अंदर लीडर्स की काम कर रही है, इसी का परिणाम था कि 400 का दावा करने वाले लोग 240 पर सिमट गए, क्योंकि लोगों ने जो इंडिया गठबंधन की जो लीडरशिप थी उसके ऊपर भरोसा किया। अकेले अकेले राहुल गांधी पर किया ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो ये समझाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी को कांग्रेस के भीतर या बाहर से, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों को मालूम है, अखिलेश यादव को मालूम है, राहुल गांधी को मालूम है कि अगर हमको परास्त करना है भाजपा को और एनडीए को तो हमें साथ में चलना ही पड़ेगा। हमारे दोनों के पास में कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप बना है उसको कैसे बेहतर किया जाए, मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर वो जिस तरीके के अपने संगठनात्मक बदलाव कर रहे हैं वो सब जब एक बार हो जाएंगे पूरे, उसके बाद में मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को आपको एक नई शुरुआत आपको दिखलाई पड़ेगी और वो काफी ज्यादा मजबूत शुरुआत होगी। आपने क्योंकि यहां पर ये टिप्पणी की कि जो है अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश को लेके कहा, तो मध्य प्रदेश को लेकर के कमलनाथ वमलनाथ तो अखिलेश यादव ने बोला नहीं था, वो तो कमलनाथ ने बोला था, अखिलेश वखिलेश, है ना। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे यूपी के, उन्होंने बोलने का काम किया था अखिलेश यादव के बारे में। तो कांग्रेस जो है, अखिलेश यादव जो है, उन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया है। वो अपनी तरफ से वो क्रिस्टल क्लियर है कि हमको साथ लेकर के जो है चलना है, इंडिया गठबंधन के साथ रहना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने बयान दिया। तो तमाम किस्म की जो शगुफेबाजी चलती है, तमाम सारे चैनल तो इसी के धंधे ही उनका केवल इतना ही है कि एक चीज पकड़ ली और उसी के ऊपर जो है इंडिया गठबंधन टूटने वाला है, इंडिया गठबंधन खत्म होने वाला है, अब तो फैसला हो गया, ये सब जो चला रहे थे, कम से कम उनके ऊपर जरूर रोक लग जाएगी। और जो है मुझे लगता है मैच्योर लीडरशिप है इंडिया गठबंधन की, और इसलिए इंडिया गठबंधन ताकत के साथ में आगे बढ़ेगा और मोदी सरकार को चुनौती देने का काम करेगा। बिल्कुल। और नीतीश के सवाल पर मैं आपके पास आऊंगी दूसरे राउंड में, लेकिन विवेक जी और इस बीच राकेश अचल जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। विवेक जी, आपसे मेरा सवाल कि कैसे देख रहे हैं आप अखिलेश यादव के इस बयान को? क्या आपको लग रहा है दिल्ली से न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं ने भी सबक लिया है कि अगर इसी तरह से अलग अलग लड़ेंगे तो जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी? अभी कोई एक पार्टी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो सीधे तौर पर बीजेपी से मुकाबला ले, और यही वजह है कि अखिलेश यादव और ज्यादा दृढ़ता से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 तक की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तब भी हम मिलकर ही लड़ेंगे, क्योंकि इस अभी बिहार का चुनाव है, 26 में 5 राज्यों के चुनाव है जिसमें बंगाल और आसाम बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर 27 में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? आवाज खोले विवेक जी की। जी, मैं टीम से कहूंगी कि आवाज खोले वो विवेक जी की। अभी आ रही है? जी जी जी, अभी आ रही है आपके पास। बुशरा जी, देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की एकता का सवाल है, कई बार सवालिया निशान लगने जैसे वक्तव्य कुछ कुछ लोगों के आए हैं, या फिर जिस तरह से अलायंसेस बनने चाहिए थे वो कभी कभी नहीं बने हैं। कई बार अलायंसेस बने हैं लेकिन अलायंसेस बनने से पहले कुछ मनमुटाव हुआ है। पहले से ही सीटों की जो संख्या है या फिर सीटों के नाम डिक्लेयर कर दिए कि इन पर हम लड़ेंगे, जबकि बातचीत अभी सीटों के बंटवारों को लेकर
हुई नहीं थी, ऐसे भी हुआ है। और लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय ये गठबंधन बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जिसका नतीजा हमने देख लिया कि इंडिया जी अलायंस ने एक अच्छी टक्कर बीजेपी को दी और इस स्थिति में भारतीय राजनीति को लाया था कि जिस समय लोग ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी तो 400 पार हो जाएगी, ऐसा बहुत लोग मान रहे थे, मतलब कम से कम बीजेपी के सपोर्टर तो यही मान रहे थे और बीजेपी खुद भी ये मान रही थी। ऐसे समय में जब बीजेपी का आत्मविश्वास एकदम सर चढ़कर बोल रहा था लिटरली, उस समय इंडिया अलायंस ने बीजेपी को जो शिकस्त दी, मैं तो उसको शिकस्त ही कहूंगा। हालांकि ठीक है, मतलब वो आखिरकार सरकार उन्हीं की बनी, लेकिन वो एक तरह से हार ही थी ऐसा मैं मानता हूं। और एक मॉरल विक्ट्री इंडिया अलायंस की हुई थी, तो उसके पीछे इंडिया अलायंस की एक अच्छी केमिस्ट्री भी थी, वो और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं। और वो वक्त रहते अगर हो जाती, वो मुझे लगता है सिर्फ 1 साल पहले से ही वो कवायद चालू हुई थी, वो अगर 2-3 साल पहले से अगर वो एक्सरसाइज चालू होती और वो जो यूनिटी इंडेक्स है उसको और वो स्ट्रेंथन करते जाते, तो हो सकता था कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस जीत ही जाता और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। अगर रहता तो जीत तो इंडिया अलायंस की थी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लोग हम में से हमको पता है कि किस तरह से एक बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की और बीजेपी ने जिस तरह से पूरी सरकारी तंत्र और मसल पावर, मनी पावर, मैन पावर का इस्तेमाल किया, उसके चलते ये वो बिल्कुल एक बॉर्डर पर उनको जीत मिली वहां पर। तो इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छी टक्कर दी। उसके बाद जिस तरह से इंडिया अलायंस में एक स्लैकनिंग जिसको कहते हैं, उसको एक ढीलापन आ गया और 3-4 राज्यों में वो हार गए, मतलब दिल्ली में हार गए, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए। तो ये अच्छा, उस हार के पीछे भी बीजेपी का मैनिपुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल है। लेकिन बीजेपी मैनिपुलेशन में तभी सक्सेसफुल होती है जब बहुत ज्यादा स्कोप मैनिपुलेशन के लिए हो जाता है, मतलब गैप थोड़ा सा ही हो तो ऐसे समय में वो मैनिपुलेशन बहुत आसानी से कर लेती है। अगर गैप बहुत बड़ा हो तो मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बीजेपी के लिए। इसलिए ये 3-4 राज्यों में गैप जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था दोनों के बीच में। इंडिया अलायंस आगे था, लेकिन इतना आगे नहीं था कि बीजेपी के मैनिपुलेशन के सामने भी वो टिक जाता। तो महाराष्ट्र में भी वैसे ही हुआ। एज, इंडिया अलायंस को एज थी, महाविकास आघाड़ी को एज थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये यूनिटी इंडेक्स को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो लोकसभा के चुनाव के बाद नहीं हुआ। दिल्ली में जो हुआ हम सबने देखा। मैं ये मानता हूं, मैंने इससे पहले भी कई चैनल पे ये कहा कि दिल्ली में कांग्रेस ने गलती की। आपको हराना ये कोई गलती नहीं है, लेकिन बीजेपी को जीतना ये गलती थी। आपको तो हराना ही चाहिए था, क्योंकि आप तो उनके खिलाफ खड़े ही थे। आपने आपके खिलाफ भी एक चैलेंज लिया था दिल्ली में, तो आपको हराना, इसका मतलब बीजेपी को जिताकर आपको हराना, ये कांग्रेस ने जो किया वो गलत किया। आपको हराते लेकिन खुद जीत कर, मतलब, और उसके लिए जरूरी था कि वो पिछले 5 साल से दिल्ली में काम पे रहते, पिछले 5 साल से दिल्ली में वो संगठन बांधते, दिल्ली में लोगों के बीच में जाते। ये नहीं कि आखिर के 3-4 महीने में आपने जोर लगा दिया और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन करके उनको हरा दिया और बीजेपी को जिता दिया। तो यहाँ कांग्रेस की गलती हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ दिल्ली में। तो लेकिन अभी जो अखिलेश कह रहे हैं वो उनको अभी रियलाइजेशन सबको है इस बात का कि अगर हम इकट्ठा तो हम खत्म हो जाएंगे। वो अपने सर्वाइवल के लिए सब कह रहे हैं और कर रहे हैं, जो अच्छा है। वो पहले तो अपना, जैसा जब आप विमान में प्रवास करते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको कि भाई किस तरह से वो जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो मास्क नीचे आ जाता है, तो इस तरह से लगाना है, पहले बताते। लेकिन उसके बाद एक सूचना आती है कि पहले खुद का मास्क खुद ठीक से लगाए और फिर दूसरे की तरफ ध्यान दे। ये जो सूचना है वो मुझे लगता है ये सारे अलायंस पार्टनर्स को लागू होती है कि पहले अपने आप को सिक्योर करे और फिर बाद में अलायंस को सिक्योर करे। इस तरह का जो एक अप्रोच है वो होना चाहिए, जो बिल्कुल अखिलेश यादव उसी अप्रोच से चल रहे हैं। वो अपनी भी पोजीशन सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक
कांग्रेस न हो तो ये इंडिया अलायंस को कोई अर्थ नहीं बचता। क्योंकि देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और अगर मान लीजिए कोई दूसरा अलायंस पार्टी, आम आदमी पार्टी है, ये मिलकर कहीं तीसरे स्टेट में चुनाव तो नहीं लड़ सकते। हर एक स्टेट पे कॉमन फैक्टर तो कांग्रेस ही है, तो बगैर कांग्रेस के इंडिया अलायंस कैसे होगा? तो इस तरह से, और कांग्रेस को भी लेन देन में बहुत बड़े दिल से काम लेने की जरूरत है, जो उन्होंने दिखाया है। नहीं, ऐसा नहीं है, दिल्ली में गलती हुई ऐसा मैं मानता हूँ। कुल मिलाकर इंडिया अलायंस में कोई बहुत ज्यादा बिखराव है, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। इतना तो होता ही है, जहाँ इतनी सारी पार्टियां हैं वहां इतना तो होता ही है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अभी, तीन ही पार्टियां हैं महायुति की जो सत्ता में, लेकिन लड़ तो तीनों रहे आपस में। तो फिर इंडिया अलायंस में तो इतने सारे पार्टनर्स हैं, थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा इधर उधर होगा ही, तो वो लाजमी है। लेकिन वक्त रहते संभाल लेना, वक्त रहते समझ जाना, और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना, ये कॉल ऑफ द टाइम जिसको कहते हैं, वक्त की जरूरत है, वक्त का तकाजा है, जिसको मुझे लगता है सारे भलीभांति समझते हैं। और जब इस तरह की कोई स्थिति बनेगी, अगली बार कोई चुनाव हो जहां पर सबको मिलकर लड़ना है, मुझे लगता है वो दे विल राइज टू द ऑकेजन। वो उस वक्त इस यूनिटी के डिमांड पर खरे उतरेंगे और अभी इंश्योर ये करेंगे कि बीजेपी को और ज्यादा ढील न मिले इस देश में, क्योंकि वो सिर्फ इस देश लोकतंत्र के लिए डेंजरस नहीं है, तो वो आपके अपने पार्टी के लिए, आपके अपने पॉलिटिकल करियर के सर्वाइवल के लिए भी डेंजरस। तो आप पहले अपना स्वार्थ देखिए, बाद में देश की सोचिए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, बाद में बचाया जाएगा। तो ये अप्रोच से काम कर रहे हैं तो अच्छा है मुझे लगता है। और नीतीश कुमार का जो आपने बताया, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, हम सबको पता है। लेकिन वो पलट कर अगर इंडिया अलायंस में भी आ जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि फिर कुछ महीनों में वो पलट कर दूसरी जगह चले जाए तो इसका तो नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि थोड़ा सा आर्म्स लेंथ पर ही रखना चाहिए। कुल मिलाकर अच्छा है, अगले चुनाव तक इस एकी को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना, यही इंडिया अलायंस के लिए जरूरी है, और वो शायद इस बात को सारे समझते हैं। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। जी, नीतीश कुमार के सवाल को लेकर मैं आऊंगी सबके पास अगले राउंड में, लेकिन फिलहाल राकेश अचल जी, अखिलेश यादव का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली को लेकर जिस तरह की हार हुई, और ये तीसरी हार है, कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, देखिए अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ, और कांग्रेस अलग लड़ रही थी, और इस ऐसे एग्जाम्पल हरियाणा को लेकर दिया जाता रहा। और लेकिन अखिलेश यादव ने जिस मजबूती से इस बात को न सिर्फ कहा है, जिस कन्विक्शन से उन्होंने इस बात को कहा है, वहां कांग्रेस के इतिहास से लेकर इंडिया गठबंधन की मजबूती 2027 की बात, वो सब कुछ उन्होंने कही है। हम हमेशा से पार्लियामेंट के अंदर अडानी के मुद्दे के अलावा तमाम मुद्दों पर हम इंडिया गठबंधन की मजबूती देखते रहे, एक स्वर में सब बात करते हैं, टीएमसी भी साथ में होती है। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो या फिर इलेक्शन की बात हो, तब हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ ना कुछ मनमुटाव है, वो हो भी हो सकता है। लेकिन अभी की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश यादव के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है चाहे आरजेडी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब भी उसी तरह की सियासत करते हैं, उसी तरह की बात करते हैं जो अब कांग्रेस नजर आ रही है, जो संगठनात्मक बदलाव भी किए हैं, उसमें भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ख्याल रखा है कि ओबीसी की भागीदारी, दलित की भागीदारी, और इसके अलावा ट्राइबल की भागीदारी, मुसलमानों की भागीदारी, ब्राह्मण भी उसमें है, यानी कि सबको सम्मिलित किया है। ये एक नया चेहरा जो कांग्रेस का नजर आ रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के वो दल जो यही राजनीति करते हैं वो भी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। क्या इसको भी एक रीजन देखते हैं आप? सर जी देखिए, अखिलेश जी का जो नया ताजा बयान है वो अपनी जगह है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे में पिछले कई दशकों से कोई बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है। जैसा आपने कहा, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा जिस ढंग से सुधारा जा रहा है उसमें कोई नई बात है। कांग्रेस सभी को लेके, जो नारा तो बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये काम कांग्रेस करती रही है, और कांग्रेस के पास गठबंधन का भी अच्छा तजुर्बा है और अकेले भी सत्ता चलाने का अच्छा तजुर्बा है। लेकिन हाल के 2024 में आम चुनाव हुआ और 4 जून के बाद जो परिस्थितियां बदली, देश में राजनीतिक परिस्थितियां बदली, उसमें इंडिया गठबंधन को जो नफा नुकसान हुआ वो हम सबके सामने है।
और इससे एक बात जाहिर हुई है कि कांग्रेस के साथ जितने भी क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय दल भी कहे जाते हैं, उन सबको ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि कांग्रेस के साथ खड़े रहकर ही वो अपने वजूद की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दशकों में, बल्कि और उसको थोड़ा घटा दें, 2014 से ही अगर शुरू करें, तो अपने गठबंधन के तमाम साथियों को या तो निगल लिया है या उनको दो फाक कर दिया है, उनके टुकड़े कर दिए, उनकी ताकत कम कर दी है। और मजबूरी में बहुत से ऐसे गठबंधन, जिसमें शिवसेना का आप नाम ले सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए। तो ताजा परिस्थितियों में निश्चित तौर पर अखिलेश ने एक परिपक्व नेता के रूप में बयान दिया है और उनसे ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा घटक दल मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ही है। और समाजवादी पार्टी के पास एक अच्छा विरसा भी है, विरासत है उनके पास राजनीति की। तो वो समझदारी से काम ले रहे हैं। और जहां तक नीतीश बाबू का आपने जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन के शैशव काल में ही उन्होंने जो भूमिका अपनी निभाई थी, उससे इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ। अन्यथा ये पिछले आम चुनाव में ये सत्ता से के करीब होता है, सत्ता में ही होता, क्योंकि नीतीश बाबू ने जिस ढंग से एन मौके पर अपना रंग बदला और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, उससे बहुत कुछ हालात बदले, राजनीतिक हालात देश के बदले। अब लेकिन नीतीश बाबू की भी उम्र हो गई है, वो प्रधानमंत्री के चरणों में बैठ के कह चुके हैं कि अब वो दोबारा कहीं नहीं जाएंगे। तो उनको तो मुझे लगता है इस परिदृश्य से अलग ही कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होगा, बहुत निकट चुनाव है वहां, तो वहां नीतीश बाबू की हालत वही होने वाली है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुई। उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, उनका चेहरा सामने रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली मुकाबला है वो कांग्रेस से है, और कांग्रेस के साथ अगर सबसे बड़े जो गठबंधन का जो घटक है वो समाजवादी पार्टी है, उससे है। ममता बनर्जी से वो अलग लड़ रही है, वो उसको कांग्रेस के साथ रख के नहीं लड़ाई लड़ रही है। उनकी तैयारी आपने अगर देखी होगी, 9 दिन से आरएसएस के प्रमुख बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, तो उनकी तैयारी अपनी, वहां उन्हें समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना है। कांग्रेस का भी कोई बहुत ज्यादा वजूद बंगाल में नहीं है, लेकिन पूरे देश की जो अस्मिता का सवाल है उसमें कांग्रेस ही झंडाबरदार है विपक्ष की। और आगे की लड़ाई जितनी भी लड़ी जाएगी, मैं तो कहता हूँ ये 2027 तक की बात अखिलेश जी ने गलत कही। उन्हें तो जैसा भाजपा कह रही है वैसे कहना चाहिए कि हम 2047 तक कांग्रेस के साथ खड़े होकर के धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। तो उम्मीद है कि इस बयान से इंडिया गठबंधन में जो थोड़ी सी शिथिलता आई थी, थोड़ी सी हताशा आई थी, उसे नया बल मिलेगा। और हवा का रुख पहचानते हुए ममता बनर्जी जो अभी एकला चलो की रट लगाए हुए हैं, वो भी रास्ते पर आ जाएगी। तो इससे इंडिया गठबंधन को आने वाले दिनों में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिल पाएगी। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और ये साफ तौर पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल भी अपनी गलतियों से तो सीख ही रहे हैं और उनको ये भी साफ तौर पर अंदाजा हो गया है कि भले ही जहां पर क्षेत्रीय दल सबसे मजबूत हैं, यानी कि कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत हैं, वहां पर भी कम से कम कांग्रेस, या फिर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कांग्रेस और वाम दल इन स्थिति में तो है कि अगर वो अपने दम पर सरकार न बनाए तो ममता बनर्जी को नुकसान तो बड़े पैमाने पर हो ही सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से साम दाम दंडभेद की वो सियासत करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो धांधली का पूरा खेल चल रहा है, बोगस वोटर्स को बढ़ाना, वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, जो एक नया फॉर्मूला उनके हाथ लगा है जिससे हरियाणा उन्होंने जीता, लोकसभा से इसकी शुरुआत हुई, लोकसभा, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां करती रही हैं। ऐसे में साथ मिलकर अगर नहीं लड़ेंगे, अगर गैप इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच का अगर ज्यादा नहीं होगा तो बीजेपी अपने मकसद में फिर से कामयाब हो जाएगी। लेकिन सवाल नीतीश कुमार का, डॉक्टर सुनीलम, कि नीतीश कुमार कहां खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार जब आते हैं तब भी मुलाकात नहीं होती अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। अमित शाह पटना जाते हैं, लेकिन जाने की बात होती है लेकिन नहीं जाते हैं।
अब एक बार फिर से वो दिल्ली आए, लेकिन फिर से मुलाकात नहीं हुई। तमाम मीडिया के चैनल्स में बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग और हेडलाइंस चलाई गई कि बड़ा राजनीतिक भूचाल बिहार की सियासत में, नीतीश कुमार दिल्ली में, मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, सब कुछ इस तरह की तमाम खबरें चलाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और नीतीश कुमार बैरंग लौट गए। नीतीश कुमार के आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है ये तो आप और मैं नहीं बता सकते, लेकिन उनकी सियासत किस तरफ जा रही है और इंडिया गठबंधन को क्या वाकई में इस तरह के नाम जिनके साथ पलटू राम जुड़ गया हो, क्या वाकई में उनको साथ लेना चाहिए? क्योंकि आप ये देखिए उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है, भले ही एक वोट बैंक है उनके साथ, लेकिन ये भी है कि इतने साल से वो सत्ता में है वहां पर, तो एंटी इनकम्बेंसी तो बड़े पैमाने पर है और तेजस्वी एक पॉलिटिकल हीरो के रूप में उभरे हैं बिहार में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मजबूती से कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी बुशरा जी, एक तो मेरा कहना यह है कि जो परिस्थिति बनी, हार हुई, ठीक है, 200-400 की जगह पे 240 आए, लेकिन जो कहा जाता है कि 46-76 सीटों के ऊपर जनादेश चुरा लिया गया। उसके बाद में सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलकर के चुनाव आयोग को काबू नहीं कर पाई, और उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन निचोड़ यह है कि वो जो है उसके ऊपर मतलब कोई ऐसी पकड़ नहीं बना पाई, दबाव नहीं बना पाई कि वो फ्री एंड फेयर पोल कराए। मेरा कहना यह है कि सबसे पहली जरूरत तो यह है कि इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टनर्स हैं वो बैठ करके जरा विश्लेषण तो कर लें, और विश्लेषण के बाद में जो बात यहां पर अखिलेश जी ने कहा कि भाई हार से सीखना चाहिए, तो ये वाली बात तो खुद खड़गे जी और राहुल जी भी कहेंगे कि भाई हम लगातार अगर हार रहे हैं तो वो पार्टी के अंदर भी विश्लेषण करें और इंडिया गठबंधन में भी विश्लेषण करें। और ये कोई इंटरनल बात नहीं है, देश भी जानना चाहेगा कि इंडिया गठबंधन की लगातार हार की क्या समझ है। ठीक है, चुनाव आयोग है, लेकिन इसके अलावा अगर 0.6% से आप हार रहे हैं चुनाव आयोग के बाद में हरियाणा के अंदर, तो आपका क्या नतीजा है? आपको अगर लगता है कि एक सरकार इंडिया गठबंधन की थी, वो चली गई 2.5% के मार्जिन से, अगर वो चली गई है, आपको मतलब जो है वो मार्जिन मिला है, तो फिर आपका क्या एनालिसिस है? तो मेरा कहना एक तो ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडर्स को बहुत ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में देश को ये बताना चाहिए कि उनका विश्लेषण क्या है, अपनी खुद की कमियों के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, और अपनी जो सीखा है उन्होंने, सबने सीखा है ना, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है, नहीं सीखा है तो वो क्या पार्टी चलाएंगे, फिर सीखा तो है ही है उन्होंने। तो एक बात तो मेरा सुझाव ये है। दूसरी बात मेरा कहना ये है कि असल में नीतीश कुमार को जितना हल्के में लेने का जो क्रम चलता है वो खुद उनका बनाया हुआ है। जैसे आपने पलटू राम कहा, तो ये परिभाषा जो है उन्होंने आत्म परिभाषित किया है अपने आप को, कोई दूसरे ने नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने इतनी बार पलटा है कि अब उन्हें पलटू राम के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। लेकिन सब लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, और लालू जी जिस बात को कहते हैं कि भाई इनके पेट में दांत है नीतीश जी के, तो इतना मामला सरल नहीं है कि वो आ गए और उनसे नहीं मिले और इसलिए कुछ टूट जाएगा या कुछ नया बन जाएगा, ऐसा मामला नहीं है। ये बात सर्वविदित है कि जैसे पिछली बार उन्होंने इस्तेमाल किया था चिराग पासवान को, कट्टू साइज किया था नीतीश को, ऐसे ही इस बार पीके को, प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करके ये जो है वो कट्टू साइज करने का पूरा इनकी स्ट्रेटेजी है। ये बात सर्वविदित है, कुछ भी छुपी हुई नहीं है, तो ये बात तो सबको मालूम है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो नीतीश कुमार को सरवाइव करना और फिर से चीफ मिनिस्टर अगर वो बने रहना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनकी स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि मैं मैक्सिमम सीटें मुझे लड़ने को मिले और मैं मैक्सिमम सीटें मैं जीतने का काम करूं। तो अब उनका जो असेसमेंट है वो क्या कहता है, क्योंकि मतलब भारतीय जनता पार्टी के पूरे जो गणित है उसके अंदर तो नीतीश कुमार है नहीं, वो तो खुद सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ में वो दिल्ली जो है बिहार का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और ये वाली बात से मैं आपके 100% सहमत हूं कि जो आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टीज हैं, ये बहुत मजबूत गठबंधन है
और ये मजबूत गठबंधन तो पिछले एक चुनाव के अंदर सरकार बना ही लेता। अगर चुनाव आयोग ने या वहां के जो पूरे जिला अधिकारी थे उन्होंने जिस तरीके से रात को 15 सीटों के ऊपर मैनिपुलेट किया 12 बजे रात के बाद में, अगर वो नहीं हुआ होता तो सरकार तो इन्हीं की बनने ही वाली थी, इसमें कोई शक नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है वो होने वाले थे तेजस्वी यादव। तो ताकत तो इनके पास बहुत है, सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, इसमें तो कहीं पर कोई शक नहीं है। और उसकी ताकत कम नहीं हुई है, उसकी ताकत बढ़ी है। तो मुझको ऐसा अभी लगता है कि अभी तो सभी ऑप्शंस ओपन रहने वाले हैं, क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो है भाजपा को के बिना वहां पर सरकार गठित करना, ये लक्ष्य रहेगा। पहला लक्ष्य तो ये रहेगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, लेकिन दूसरा लक्ष्य ये रहेगा कि भाजपा के बिना कोई सरकार वहां पर बने। तो सभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर ही जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपने समीकरण बिठाने का काम करना पड़ेगा। और जितना जो है, अगर ये जो आपने कहा, अगर ये बात सही है कि वो जो है चाहते थे मिलना और उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो मेरे को लगता है कि इतना मैसेज अगर क्लियर कट कर दिया जाए तो नीतीश कुमार को अपनी लाइन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनको भी ऐसे ही लटका करके रखा जाएगा कि आपको हम मैक्सिमम शेयर देंगे, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करेंगे। ये बात ऊपरी तौर पे ना बोली जाए, लेकिन उनको ये समझा करके रखने का काम किया जाएगा। ये तो होने ही वाला है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि अगर हमारे पास से अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो हम कोई अकेले लड़ करके सरकार बना लेंगे। ये गलतफहमी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि उनके पास में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो वहां पर अल्टरनेटिव देने का काम कर सके। जबकि यहां पर चेहरा एकदम तेजस्वी यादव यहां पर एस्टेब्लिश्ड है लीडर, नीतीश कुमार यहां पर एस्टेब्लिश्ड लीडर है, लेकिन भाजपा के पास में कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है। और इसीलिए उनकी मजबूरी भी है नीतीश, और नीतीश इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय हमको और वेट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके का इक्वेशन बनते हैं। लेकिन आखिरी बात ये कि जो बात यहां पर आई कि हर समय अपने पार्टनर्स को जो है तोड़ने का काम, खत्म करने का काम, उनकी पीठ पे छुरा भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। ये उसका पूरा का पूरा इतिहास है, और इसलिए नीतीश कुमार बहुत सजगता के साथ काम करेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अगर आत्महत्या पहले की है और अब की बार वो तय कर ही लें कि मैं तो आत्महत्या कर ही लूंगा जब तक कि मेरी मौत ना हो जाए, तो फिर वो उनके ऊपर है। अदरवाइज तो अभी खुली बात है। जी बिल्कुल। और बिहार का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पल पल वहां पर तस्वीर बदलेगी, और जिस तरह की खबरें वहां से आएंगी उससे, क्योंकि बहुत कुछ बिहार की सियासत से दिल्ली में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बिहार के जो नतीजे होंगे वो दिल्ली में बहुत कुछ भूचाल पैदा करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चुनाव में वो साम दाम दंड-भेद से जीतना चाहती है, वो बिहार में नहीं करेगी, इससे भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में फिर विवेक जी, नीतीश को आप कहां खड़ा देख रहे हैं? नीतीश की सियासत को कहां खड़ा देख रहे हैं? और क्या नीतीश का यहाँ आना और मोदी को उनका वक्त ना देना, अगर तमाम जो खबरें मीडिया के सर्कल में आई अगर उसके ऊपर यकीन करें, तो क्या वाकई में बीजेपी अफोर्ड कर सकती है अभी? जी क्या वो नीतीश कुमार के आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, नहीं, मुझे नहीं पता कि बीजेपी क्या सोच रही है। क्या वो बगैर नीतीश कुमार के बिहार में सरवाइव कर सकती है? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो उनका रिकॉर्ड है बिहार में, वो खुद के बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में इससे पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। उसके बावजूद अगर वो नीतीश कुमार को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, अगर आपने बताई हुई खबर सच है कि ये मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मिले नहीं मोदी जी, अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद, जिसको कहते हैं कि एक आर्म ट्विस्टिंग जैसा एक कुछ पोस्चरिंग कर रही है, और नीतीश कुमार को शायद डराने की कोशिश कर रही है कि अभी आपको तो हमारे सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, आप इंडिया अलायंस वाले आपको नहीं लेंगे नहीं, तो
आप हमारे साथ ही बने रहिए और हम जो कहते हैं उसके हिसाब से चलिए। क्या कुछ इस तरह का मैसेज बीजेपी उनको देना चाहती है? और जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, मुझे नहीं पता कि क्या अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में वापस आना चाहते हैं तो इंडिया अलायंस उनको वापस लेगा, और या क्या फिर उसको उनको लेना चाहिए? मुझे लगता है नीतीश कुमार जैसे लोगों को भी सबक सिखाने का ये असली मौका है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को किसी तरह से ब्लैकमेल कर रही है तो इंडिया अलायंस ने उनको अपने तरफ लेके उनको सेव नहीं करना चाहिए। ये समय है, ये वक्त है कि नीतीश कुमार के इस पलटूराम वाली राजनीति को खत्म किया जाए, और उसके लिए इंडिया अलायंस ने बिल्कुल उनके किसी भी तरह से उनको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर बीजेपी उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है तो इंडिया अलायंस ने उसको उस मददगार साबित होना चाहिए। और नीतीश कुमार अगर चाहते हैं कि वो इंडिया अलायंस में आए तो उनकी एंट्री इंडिया अलायंस में ना हो, ये सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर बिल्कुल इंश्योर करें, तब जाकर नीतीश कुमार जैसी जो अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति है उसका खात्मा किया जा सकता है। पहले तो इस तरह के जो राजनेता है जो बीजेपी के राज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से अपनी राजनीति करते हैं, अपना सर्वाइवल तो उसमें ढूंढते ही है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी की राजनीति आगे बढ़े ये भी इंश्योर करते हैं। अपना सर्वाइवल ढूंढने में कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है, सब ठीक है, बराबर है, अपना सर्वाइवल तो होना चाहिए उसके लिए। लेकिन अगर आप बीजेपी की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, बीजेपी जैसे एक कम्युनल पार्टी को और एंटी डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर आप सपोर्ट करते हैं, ये अगर आप राजनीति करते हैं, तो ऐसे लोगों की राजनीति को पहले खत्म करना, ये मुझे लगता है इंडिया अलायंस का आद्य कर्तव्य है। उसके बाद फिर बीजेपी से निपटा जा सकता है। तो तो बीजेपी अगर इस तरह का पोस्चरिंग कर रही है कि नीतीश कुमार को आजमाए और नीतीश कुमार को बताए कि भाई अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप बिल्कुल सीधे हो जाइए और हम जो कहते हैं वो करिए, इस तरह का कोई बीजेपी का प्लान है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए इंडिया अलायंस ने, ऐसा मुझे लगता है। और नीतीश कुमार जैसे लोगों को पहले कट टू साइज करना चाहिए। तो ये क्या इंडिया अलायंस इस तरह से सोचता है? क्या इंडिया अलायंस करेगा? मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करके ये कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस को क्या कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस बनना चाहिए। वहां पर समाजवादी पार्टी की भी जितनी ताकत बनती है उसके साथ समाजवादी पार्टी भी आए। अगर तृणमूल की कुछ ताकत है कुछ पॉकेट्स में तो तृणमूल भी साथ में आए। ये ना हो कि तृणमूल में ममता बनर्जी फिर एक बार स्टीफ पोजीशन ले ले। ममता बनर्जी भी एक तरह से एक प्रॉब्लमेटिक पार्टनर है इंडिया अलायंस का, इसमें कोई शक नहीं। जबकि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो बीजेपी को मदद करने की दृष्टि से उन्होंने कुछ कदम उठाया हो, या आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार से राजनीति नहीं की है, लेकिन कांग्रेस को तकलीफ हो ये और इंडिया अलायंस की यूनिटी इंडेक्स को वो कम हो जाए, इस लिहाज से एक टेम्परामेंटल पॉलिटिक्स तृणमूल कांग्रेस का हुआ है, ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन बिहार के चुनाव में फिर एक बार सारे इकट्ठा आकर सबकी जितनी ताकत बनती है पूरी आजमा कर एक साथ आकर वो बीजेपी और नीतीश कुमार के अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस को सत्ता से दूर रखे, ये करना मुझे लगता है सबसे ऊपर की प्रायोरिटी होनी चाहिए इंडिया अलायंस की। क्या वो इस पर खरे उतरेंगे, क्या वो ये करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडिया अलायंस में बीच बीच में एक तरह से एक लैक्सिटी आ जाती है, एक स्लैकनेस आ जाता है, एक ढीलापन आ जाता है। वो अभी से टाइटनिंग की प्रोसेस चालू हो जाए, अभी से यूनिटी की प्रोसेस चालू हो जाए, तब जाकर मुझे लगता है कि बिहार में कुछ चांस बनता है इंडिया अलायंस के लिए, जिसको लेने की बहुत ये वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है। बुशरा जी बिल्कुल। अभी हम ये देख रहे हैं राहुल गांधी ने एक के बाद दो दौरे जो हैं वो किए हैं बिहार के, लेकिन इंडिया गठबंधन एक साथ एक मंच पर नजर आए इसकी बहुत जरूरत है। हालांकि जब राहुल गांधी गए थे तब उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, उनके घर में जो गौशाला है वो देखा था और एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने उभर कर आई थी। क्योंकि इससे पहले कहा गया कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी ममता बनर्जी को लेकर उनको चेहरा बनाए जाने को लेकर बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी
गांधी वहां पर पहुंचे और जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, उससे लगा कि जो इंडिया गठबंधन के जो दल है, खासतौर पर अलग अलग राज्यों में भी जो यूनिट्स मिलकर लड़ती हैं, वो इंटैक्ट नजर आ रही हैं। लेकिन राकेश अचल जी, अभी आप नीतीश कुमार की सियासत को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार पिछली बार आए, मुलाकात ना हो, इस बार आए, मुलाकात ना हो। जब प्रधानमंत्री वहां पर हो तो वो कभी पैर छूते हुए नजर आए, कभी उनका हाथ चेक करते हुए नजर आए। और बीजेपी जो अपनी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है पीके के जरिए, वो सबको पता है, वो नीतीश कुमार को भी पता है। नीतीश कुमार राजनीति के घाघ हैं, उनको सब कुछ पता है कि आखिर बीजेपी क्या प्लानिंग कर रही है। जैसे उसने श्रोमणी अकाली दल के साथ किया, जैसे उसने शिवसेना के साथ किया और दलों के साथ किया, वो उनके साथ भी हो सकता है। तो क्या नीतीश कुमार को के साथ इस तरह का बर्ताव करके बीजेपी के पास तो चेहरा भी नहीं है बिहार में, क्या वो ये सब अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि चेहरा तो उनके पास दिल्ली में भी नहीं था, लेकिन मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उनको अपने बनाए फॉर्मूले पर इतना यकीन है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बुशरा जी देखिए, नीतीश बाबू अब देश के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। वो अगर देशबंधु लाइव देख रहे हों और न भी देख रहे हों तो उन्हें इतनी समझ है कि उन्हें अपना भविष्य बनाए रखने के लिए क्या करना है, नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि पिछले 7 महीने में इस देश में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो ये तब्दीली आई है कि अभी तक हम चुनाव लड़ते थे बाहुबल पे और धनबल पे। अब चुनाव लड़े जाने लगे हैं, बाहुबल और धनबल तो अपनी जगह है, वो गया नहीं है। अब धर्म बल और मशीन बल उसमें जुड़ गया है। और इन दो ताकतों से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जितने हरियाणा को जीता, महाराष्ट्र को जीता और अजय दिल्ली को जीती है, 27 साल से वहां नहीं जीत पाए थे। तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश बाबू की जरूरत नहीं है। वो अपने इन दो नई ताकतों से, धर्म और धन की, मशीन की और धर्म की ताकत से बिहार को उठाना चाहेंगे अपनी गोद में, वहां की सत्ता पर कब्जा करना चाहेंगे। चेहरे की उन्हें जरूरत होती नहीं है। वो दिल्ली में कौन सा चेहरा था, दिल्ली में चुनाव जीत गए इसी धर्म बल और मशीन बल के जरिए। और जनता ने तो एक दिन में चुनाव कर लिया, 5 मई को वोट डाले और खत्म। ये तो 8 फरवरी से, और आज हम बैठे हैं 17 फरवरी में, अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाए। तो ये उनकी अपनी समस्या है। लेकिन कुल मिला के इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि अगर इंडिया गठबंधन जिस ढंग से हरियाणा हारा है, जिस ढंग से महाराष्ट्र हारा है, जिस ढंग से दिल्ली हारा है, वैसे ही अगर बिहार या आने वाले दिनों में बंगाल में हारता है, तो आप ये मानकर चलिए कि जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने 2047 के लिए तक के लिए अपने लिए बनाया है, उस पर आगे बढ़ जाएगी। तो इस समय जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की है। और नीतीश बाबू तो बेचारे वो भईगत सांप से चूनर केरी वाली है। वो बीजेपी को छोड़े तो मरे, न छोड़े तो मरे। क्योंकि बिहार की राजनीति सुनीलम जी हमसे ज्यादा जानते हैं। उनके जातीय वोट तो कुछ है नहीं बिहार में, नीतीश बाबू के गणित के वोट है, गणित के वोट है और जोड़ तोड़ के वोट है। तो वो उसके आधार पर अभी तक राजनीति करते चले आए हैं और संयोग से उन्हें कामयाबी भी मिलती रही है। लेकिन ये आखिरी वक्त इसलिए आ गया उनका कि देखिए, एकनाथ शिंदे को दरोगा से दीवान बना दिया बीजेपी ने, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया। वो बहुत अड़ रहे थे कि नहीं, सबसे ज्यादा सीटें तो हमें चाहिए, 72 सीटें चाहिए। उनको कितनी दी और 135 पे वो जीत के आ गई, 153 लड़ी थी। ये फॉर्मूला ही 100% आप मानकर चलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी। और इसके संकेत नीतीश बाबू से न मिलकर के हमारे मोर्चा टीम ने दे दिए हैं। अब नीतीश बाबू समझदार हैं, वो संन्यास ले लें। अभी कुंभ चल रहा है, वहां डुबकी लगाए हैं अपने जो उन्होंने राजनीतिक पाप कर दिए, इंडिया गठबंधन को पहले ही तोड़ने की कोशिश करके, कि वो एक आखिरी वक्त तक इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनना चाहते थे और दूसरे दिन पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के सामने साथ चले गए। तो अब जनता, बिहार की जनता, देश की जनता सब उन्हें पहचान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी सामने आ चुका है। जिस ढंग से आप देखें कि कुंभ के इवेंट को भारतीय जनता पार्टी ने बुनाया है, उससे मुझे बिल्कुल ये भरोसा हो गया है। कोई हाइपोथेटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं कि बिहार को भी निगलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन ने जरा भी चूक की तो इंडिया गठबंधन बुरी तरह से बिखरेगा और फिर उसे खड़े होने में 10 साल लग जाएंगे। जी।
जी, बिल्कुल आपने चेताया है, आपने एक तरह की वार्निंग दी है और इंडिया गठबंधन को भी ये साफ समझ में आ रहा है और नहीं आया तो फिर वो अपनी जाने क्योंकि अभी साफ तौर पर हम देखें तो अस्तित्व की लड़ाई ये तमाम पार्टियां अपनी लड़ रही हैं। अगर एकजुट नहीं हुई तो खत्म होने में भी वक्त नहीं लगेगा, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह की बीजेपी की लगातार स्ट्रेटेजी है एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा करने की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, विवेक जी आपका, सुनीलम जी आपका, राकेश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।